हेलो एवरीवन, आई होप बच्चों आप सब लोग ठीक ठाक हैं। हम लोग बच्चों कंटिन्यू हैं चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स, और आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 में बच्चों आज हम कवर करेंगे छोटे छोटे से टॉपिक्स, जिसमें मोस्टली डेफिनेशन, जैसा कि मैंने वाइट बोर्ड पे लिखा है आप लोग देख सकते होंगे। इसमें बच्चों आज हम लोग स्टडी करेंगे मोमेंटम की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, और लास्ट पे हम एक छोटी सी डेफिनेशन देखेंगे इम्पल्स, और एक जो है वो एग्जाम्पल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो आज के बच्चों इस लेक्चर में छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये बच्चों फिज़िक्स में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कोशिश करेंगे हम कि इन सब टर्म्स की, इन सब हेडिंग्स की जो मैंने लिखी हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग बच्चों हमारी अच्छी तरह से डेवलप हो। तो उसमें बच्चों हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मोमेंटम से, राइट। मोमेंटम जो है बच्चों, ये फ़िज़िक्स में इस्तेमाल होने वाली सबसे ज़्यादा टर्म है। फ़िज़िक्स में जितनी भी स्टडी हो रही है, या मॉडर्न फ़िज़िक्स में इस वक्त जो भी टॉपिक स्टडी हो रहे हैं, सब में बच्चों मोमेंटम जो है ये एक बड़ी ही मतलब फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाली टर्म है। आज हम मोमेंटम की डेफिनेशन और इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए बच्चों, मोमेंटम जो है इसको जब हम डिफ़ाइन करते हैं फ़िज़िक्स में, तो हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड मोमेंटम। अब इस सिचुएशन पे या इस डेफिनेशन पे हम किस तरह से पहुँचे हैं, या जब हम मोमेंटम को डिफ़ाइन करते हैं कि ये प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का, तो एक्चुअली हम इस प्रोडक्ट को बनाने में या प्रोडक्ट ही कहने में किस तरह से पहुँचे हैं, तो उसको थोड़ा सा हम लोग जो है वो डेफिनेशन को लिखने से पहले देखते हैं। डेफिनेशन तो जस्ट मैं ये लिख दूंगा कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज़ कॉल्ड मोमेंटम, और ये डेफिनेशन बच्चों हम 10th और 9th स्टैंडर्ड में भी ये डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको जो है वो देखते हैं। तो देखें बच्चों, हमारे पास जो है वो सिचुएशन इस तरह से है कि हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास दो मैसेज हैं, और जिसमें हमारे पास एक मैस है m1 और एक दूसरा मैस है जिसको m2 हम लेंगे, और लेट्स से कि ये दोनों मैसेज जो हैं वो सेम हैं। तो फिर हम m1 और m2 जो है दोनों मैसेज को m ले लेते हैं, और बाय सम हाउ ये दोनों मैसेज जो हैं ये मूव कर सकते हैं, इनमें मूविंग एबिलिटी है किसी तरह से, किसी फोर्स के लगने की वजह से, ये किसी मैकेनिज़्म से। तो ये दोनों मैसेज जो हैं m और m है, ये दोनों मैसेज जब मूव करेंगे तो इनकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो डिफरेंट है। फ़र्ज़ कीजिए इसकी वेलोसिटी जो है वो v1 है, और इस मैस की वेलोसिटी जो है वो v2 है। तो यहाँ पे बच्चों हमने ये सिचुएशन बनाई कि वी हैव सेम मैसेज बट द मैसेज आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज़। m1 की जो m मैस है, फर्स्ट मैस, इसको फर्स्ट मैस कह लेते हैं, इसको सेकंड। फर्स्ट मैस की वेलोसिटी जो है वो v1 है, और सेकंड मैस की जो वेलोसिटी है वो v2 है। तो यहाँ पे बच्चों हम क्लियरली देख सकते हैं कि इनकी जो वेलोसिटीज़ हैं उसमें डिफरेंस की वजह से इन दोनों मैसेज का जो इम्पैक्ट होगा, या दोनों मैसेज का जो इंटरेक्शन होगा, फ़र्ज़ करें बच्चों यहाँ पे कोई वॉल है, या फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे ये दोनों मैसेज जो है वो जाकर इंटरेक्ट करते हैं किसी और ऑब्जेक्ट के साथ या वॉल के साथ, तो m1 जो है वो जब यहाँ पे जाएगा बच्चों, तो m1 का जो इंटरेक्शन होगा इस वॉल के साथ, और उसके बाद जो दूसरा मैस होगा m2, या जिसको वो भी डेफिनेटली m ही है, क्वांटिटी ऑफ मैस दोनों में सेम है। तो इस वॉल के साथ बच्चों जब इंटरेक्शन होगा दोनों मैसेज का, तो इंटरेक्शन विल नॉट बी सेम, राइट। तो हम ये कहेंगे इंटरेक्शन ऑफ these two masses with the wall or with another object coming in their way is not same। m1 जो है, ये जो पहला मैस है, इसकी वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है। फ़र्ज़ कीजिए कि v1 जो है दैट इज़ ग्रेटर देन v2। तो बच्चों m मैस जो है वो v1 वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, तो इसका जो इम्पैक्ट होगा यहाँ पे उसका रिज़ल्ट डिफरेंट निकलेगा। और ये जो सेम मैस है v2 वेलोसिटी के साथ, ये जब यहाँ पे इंटरेक्ट करेगा तो इसका जो इम्पैक्ट होगा वो डिफरेंट होगा, और ये डिफरेंट इसलिए होगा क्योंकि दोनों मैसेज की जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट है। ठीक है, अब देखिए जो सेम मैस है, दोनों की वेलोसिटीज़ डिफरेंट हैं, तो उनके जो इम्पैक्ट यहाँ पे हुआ है वो डिफरेंट हुआ है। सिमिलरली अब यहाँ पे बच्चों हम एक दूसरी सिचुएशन बनाते हैं, और इस दूसरी सिचुएशन में भी हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारे पास दो मैसेज हैं, और इस केस में हम ये ले लेते हैं कि दोनों मैसेज जो हैं वो डिफरेंट हैं। एक मैस जो है ये जो m1 है, और दूसरा मैस जो है वो थोड़ा डिफरेंट है उससे मैस में, दैट इज़ m2। और ये दोनों मैसेज जो है ये मूव करते हैं v1 और v2 स्पीड के साथ, जिनकी वेलोसिटीज़ v1 और v2 है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो इस केस में जो m1 और m2 जो है, इसमें जो हम लेते हैं कि दोनों की वेलोसिटीज़ जो हैं वो सेम है,
तो यहाँ पे हम लेते हैं कि वेलोसिटीज़ आर सेम दोनों मैसेस की, और m2 जो है यहाँ पे दूसरा मैस जो है m2 दैट इज़ ग्रेटर देन m1। सो इस सिचुएशन में हम ये कहते हैं कि दोनों मैसेज जो हैं वो डिफरेंट हैं, एक जैसे नहीं है, लेकिन दोनों एक ही स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो इस केस में बच्चों यहाँ पर इन मैसेज का जो इंटरेक्शन होगा दैट विल नॉट बी सेम अगेन। तो इन दोनों मैसेज का यहाँ पर जो इंटरेक्शन बनेगा, इंटरेक्शन विद द वॉल, दैट विल बी डिफरेंट। ठीक है, अब इस केस में ये है कि दोनों की जो है वो स्पीड सेम है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, डायरेक्शन एक ही है, मूवमेंट की मैसेज डिफरेंट है, तो फिर भी इन दोनों का जो इंटरेक्शन है वो डिफरेंट होगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में दोनों का मैस सेम है, दोनों की वेलोसिटीज़ डिफरेंट है, तो इनके इम्पैक्ट डिफरेंट हैं। और दूसरे केस में बच्चों ये है कि यहाँ पर इनके मैसेज जो हैं वो डिफरेंट हैं, और स्पीड को अगर हम सेम रखें, एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी को सेम रखें, तो उस केस में भी दोनों के इंटरेक्शन जो है वो डिफरेंट है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ, यहाँ से हम ये कंक्लूड करते हैं इस छोटी सी एग्जांपल से, एक छोटी सी डिस्कशन से, कि जब कोई बॉडी मोशन में होता है, जब कोई बॉडी मूव करता है, तो उसका सिर्फ मैस जो है उसकी मोशन को या उसके इम्पैक्ट को स्टडी करने के लिए काफ़ी नहीं है। तो रिज़ल्ट बच्चों यहाँ पे हम ये निकालते हैं इस डिस्कशन का, रिज़ल्ट वो ये है कि only mass or only velocity is not enough to explain the motion of an object, in complete details या completely, right? तो किसी बॉडी की जो मोशन है जो उसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए, या किसी बॉडी की मोशन को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए सिर्फ उसका मैस काफ़ी नहीं है, सिर्फ उसकी वेलोसिटी काफ़ी नहीं है। एक बहुत बड़ा मैस हो सकता है बच्चों, एक क्वांटिटी ऑफ मैस जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उस बहुत ज़्यादा मैस का जो इम्पैक्ट है वो नहीं हो सकता जो एक स्मॉल मैस का हो सकता है। तो एक बहुत बड़ा मैस है लेकिन वो स्लो मूव कर रहा है और उसका इम्पैक्ट जो है, और एक बहुत स्मॉल मैस है और वो बहुत स्पीड के साथ मूव कर रहा है और उसका जो इम्पैक्ट है ये एक जैसे भी हो सकते हैं। मतलब बहुत बड़ा मैस है हमारे पास, एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है, उसका इम्पैक्ट, और बहुत लाइट ऑब्जेक्ट जो है उसका इम्पैक्ट एक जैसे भी हो सकते हैं। उसमें जो दूसरी चीज़ इसको डिफर करेगी या दूसरी चीज़ इनको डिफरेंट बनाएगी वो होगी वेलोसिटी। तो ओनली मैस इज़ नॉट इनफ टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड ओनली वेलोसिटी इज़ नॉट इनफ टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जब ये दोनों जो हैं इंडिपेंडेंटली काफ़ी नहीं हैं, दोनों सिर्फ मैस बताएं आप किसी ऑब्जेक्ट का और उस मैस की जो मोशन है उससे हम उसके इम्पैक्ट को स्टडी करना चाहें तो ये काफ़ी नहीं है। सिर्फ मैस से हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकेंगे, या सिर्फ अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ही बता दी जाए तो दैट इज़ नॉट इनफ टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे बच्चों एक्चुअली हमें दोनों चीज़ें चाहिए, हमें मैस भी चाहिए किसी ऑब्जेक्ट का और वेलोसिटी भी चाहिए। तो इसलिए बच्चों किसी बॉडी की मोशन को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए, किसी बॉडी की मोशन को मुकम्मल तौर पे समझने के लिए वी नीड मैस एंड वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, सो वी नीड मैस एंड वेलोसिटी टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वी नीड मैस एंड वेलोसिटी टू अंडरस्टैंड the motion of an object। ठीक है, ये पॉइंट जो है ये मैंने यहाँ पे बना दिया। अब जो चूँकि किसी बॉडी की मोशन के लिए मैस और वेलोसिटी दोनों चाहिए होती हैं, तो इसलिए फिर यहाँ पे हम एक नई फिज़िकल क्वांटिटी बनाते हैं। तो उस नई फिज़िकल क्वांटिटी को जो हम नाम देते हैं, द न्यू फिज़िकल क्वांटिटी इज़ नेम्ड एज मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास है टर्म मोमेंटम, और फिर मोमेंटम को हम इसी तरह डिफ़ाइन करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इट्स मोमेंटम। किसी भी ऑब्जेक्ट के मैस और उसकी वेलोसिटी को बच्चों जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट प्रोडक्ट
विल बी नेम्ड एज मोमेंटम। और इसको जो हम डिनोट करते हैं p के साथ फिज़िक्स में, तो p जो है इसको डिफ़ाइन करेंगे दैट इज़ इक्वल्स टू mv। और यहाँ पे बच्चों जो है v जो है ये वेलोसिटी और p जो है ये मोमेंटम है। तो मोमेंटम जो है फ़िज़िकल क्वांटिटी हमने डिफ़ाइन की है, और फिज़िकल क्वांटिटी में भी बच्चों फिर आपको पता है कि फ़िज़िकल क्वांटिटी जो है ये हमेशा या स्केलर होगी या वेक्टर। तो उसमें जो ये हमारे पास मोमेंटम जो है दैट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसके जो यूनिट्स होंगे वो भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ से जो मैस जो है इसकी वजह से किलोग्राम और वेलोसिटी की वजह से मीटर्स पर सेकेंड, और इसकी जो डायरेक्शन होगी मोमेंटम की दैट इज़ ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही बच्चों किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम की डायरेक्शन बनेगी। ठीक है, सो मोमेंटम इज़ एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें जो आप देखें कि बहुत हैवी ऑब्जेक्ट की मोशन और बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट की मोशन जो है उसमें दोनों का मोमेंटम जो है वो सेम हो सकता है। ठीक है, एक 1000 kg मास जो है जो वो उसका जो मोमेंटम है वो एक ग्राम्स में फ्यू ग्राम्स वाले ऑब्जेक्ट के मोमेंटम के इक्वल हो सकता है। अब वहाँ पे जो देखा जाएगा कि एक हैवी ऑब्जेक्ट है, ये मास m है और ये मूव करता है तो इसकी वेलोसिटी v है। इस तरह एक छोटा ऑब्जेक्ट है, लेट्स से कि एक बुलेट है और वो बुलेट मूव करती है तो उसका मास m है और उस बुलेट की वेलोसिटी v है। तो अगर हम देखें बच्चों एक हैवी ऑब्जेक्ट है हमारे पास एक मतलब 1000 kgs में, तो उसका मास ज़्यादा है और उसके मास को लेट से हम m कहते हैं, तो उसका मोमेंटम बनेगा mv, राइट। और उसमें v जो है वो उसकी वेलोसिटी है, और अगर वो मास स्लो मूव कर रहा है तो उसका जो मोमेंटम बनेगा दैट विल बी mv। और एक बुलेट है जो कि उसके मुकाबले में एक बहुत थोड़ा मास है, उसका मास जो है वो स्मॉल m है, मतलब उसके मुकाबले में बहुत कम है, 1000 kgs के मुकाबले में ग्राम्स में है। और v जो है बुलेट की वेलोसिटी है, लेकिन आमतौर पे हम इमेजिन करते हैं कि बुलेट जो है दैट मूव्स वेरी फास्ट, उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। तो स्मॉल मास है लेकिन बच्चों उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो बुलेट का मोमेंटम बनेगा mv दैट विल बी लार्ज। और पॉसिबल है कि ये दोनों मोमेंटम जो हैं इस हैवी मास का मोमेंटम और एक बुलेट का मोमेंटम इक्वल हों, मतलब हो सकता है कि वो इक्वल हो जाएं। तो ये जो चीज़ है दोनों का इम्पैक्ट फिर एक जैसा होगा कि एक फास्ट मूविंग बुलेट का इम्पैक्ट और एक स्लो मूविंग लार्ज मास का इम्पैक्ट जो है वो सेम हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंटम। ठीक है, सो मोमेंटम जो है बच्चों इसको हम जो है वो ये भी कहते हैं दिस इज़ क्वांटिटी ऑफ मोशन, राइट। इसके बारे में ये भी वर्ड लिखते हैं दिस इज़ क्वांटिटी ऑफ मोशन। यानी क्वांटिटी ऑफ मोशन का मतलब बच्चों ये है कि अगर हम मोशन को क्वांटिफाई करें, या यूँ कह लें कि मोशन को अगर नंबर्स में मेजर करना चाहें, या नंबर्स के अलावा ये कहें कि मोशन को अगर हम मेजर करना चाहें, राइट, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को मेजर करके लिखना चाहें नंबर्स में, तो उसमें फिर मोमेंटम जो है ये एक बड़ी अच्छी फिज़िकल क्वांटिटी है फिज़िक्स में। और ये बेसिकली जो मोमेंटम है ये फिर किसी मोशन को क्वांटिफाई करती है, किसी मोशन को मेजर करके नंबर्स में लिखती है। तो मोमेंटम जो है दैट विल गिव अस नंबर्स, कितना मास है किसी ऑब्जेक्ट का, कितनी उसकी वेलोसिटी है। तो दोनों को जब हम मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट अ नंबर। तो वो जो नंबर बनेगा दैट विल बी द क्वांटिफिकेशन ऑफ मोशन, मीन्स मेजरमेंट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो मोशन जो है बच्चों उसको मेजर करने के लिए जो सबसे बेहतरीन क्वांटिटी है फिज़िक्स में जो किसी मोशन को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेगी दैट इज़ मोमेंटम। ठीक है, तो दैट इज़ मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ऑलराइट बच्चों, तो मोमेंटम जो है इसमें डिफरेंट नंबर्स होंगे, किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज़्यादा होगा, किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कम होगा। तो दैट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, मास पे डिपेंड करेगा और ये उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे। सिर्फ मास को देख के हम नहीं बता सकते कि किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना होगा। हो सकता है कि एक हैवी मास है लेकिन वो अगर रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम ज़ीरो होगा, राइट। और मतलब किसी लाइटर ऑब्जेक्ट का ये यूँ कह लें बच्चों कि किसी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट का मोमेंटम हमेशा ज़्यादा नहीं हो सकता। हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट बहुत फास्ट मूव कर रहा है उसका मास बहुत कम है, वो एक माइक्रो पार्टिकल है, वो एक एटॉमिक पार्टिकल है और वो बहुत स्पीड से मूव कर रहा है, तभी उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता उसके मास की वजह से। स्पीड तो उसकी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। तो एक बहुत बड़े मास का मोमेंटम कम हो सकता है
इस वजह से कि वो स्लो मूव करता है या नहीं मूव कर रहा, और एक एटॉमिक पार्टिकल का या माइक्रो पार्टिकल का मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो सकता है क्योंकि वो बहुत स्पीड से मूव कर रहा है। तो मोमेंटम में बच्चों हम देखेंगे हमेशा दो चीज़ें, एक होगा मास और दूसरी होगी वेलोसिटी। तो ये होगी बच्चों मोमेंटम के बारे में हमारी डिस्कशन। तो ये जो है वो पहला पॉइंट ये था कि हमें अंडरस्टैंडिंग हो हमारी कि मोमेंटम जो है वो बेसिकली क्या चीज़ है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों आप लोग सिर्फ ये याद करेंगे कि मोमेंटम जो है वो क्या है, उसकी डेफिनेशन। तो मोमेंटम इज़ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यूनिट्स पूछेगा एग्जामिनर आपसे तो आप कहेंगे किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकेंड, या बच्चों इसके अलावा एक और यूनिट होते हैं मोमेंटम के। एक तो मैंने आपको बताया कि किलोग्राम्स मीटर पर सेकेंड है, दूसरा बच्चों इसके यूनिट जो है वो न्यूटन सेकंड भी यूज़ होते हैं। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड में भी हम इसको डिफ़ाइन करते हैं मोमेंटम को। ऑलराइट, तो दो यूनिट्स जो है इसके आमतौर पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो किलोग्राम्स मीटर पर सेकंड जो है इसको जो है बच्चों हम चेंज कर सकते हैं न्यूटन सेकंड में। तो हमारे पास इस सिचुएशन में फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पे बच्चों लिखता हूँ कि हमारे पास जो है ये किलोग्राम्स मीटर पर सेकंड है, तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं किलोग्राम्स मीटर पर सेकंड। इसको जो यूँ सेकंड और फिर यूँ सेकंड से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो हमारे पास किलोग्राम्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सेकंड और ये सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, उसके साथ ये सेकंड बचेगा। तो किलोग्राम्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये न्यूटन है और उसके साथ सेकंड। तो इस तरह से हम किलोग्राम्स मीटर पर सेकंड को न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मोमेंटम के जो दूसरे यूनिट हम लिख सकते हैं दैट इज़ न्यूटन सेकंड। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट बच्चों हम जाते हैं मोमेंटम एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें बच्चों हम बात करते हैं, तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है दैट इज़ एफ इक्वल्स टू एम में, उसको मोमेंटम की फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो दैट इज़ मोर एक्यूरेट फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। या यूँ कह लें बच्चों कि मोर प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ इज़ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो इसमें हम कहते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। इसको बच्चों हम देखते हैं, राइट। ये चीज़ फ़र्ज़ कीजिए बच्चों कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, एक मैस है, मूविंग मैस m, और ये मैस बच्चों मूव कर रहा है, और मूव करते हुए ये मैस जो है वो किसी दूसरी पोजीशन पर जाता है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ। फ़र्ज़ करें बच्चों ये पोजीशन A है और ये इसकी पोजीशन B है। ये मैस बच्चों मूव किया vi वेलोसिटी के साथ राइट डायरेक्शन में, और फिर यहाँ पे आया तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई और इसकी चेंज होकर वेलोसिटी चेंज होकर vf हो गई, राइट। ड्यू टू सम मोशन है तो कुछ फोर्स अप्लाई हुई होगी, अनबैलेंस्ड फोर्स, जिसकी वजह से इस मैस की वेलोसिटी vi से चेंज होकर vf हो गई। इस दौरान बच्चों उसको जो टोटल टाइम लगा इस चेंज में वो टाइम जो है वो t है, और चूँकि वेलोसिटी चेंज हुई है तो इसका एक्सेलरेशन a होगा, राइट। सो वी कैन राइट कि चेंज इन वेलोसिटी इज़ एक्सेलरेशन। वी नो दैट चेंज इन वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, तो इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन, ऐसे हम कह सकते हैं। सो हम एक्सेलरेशन a लिख सकते हैं दैट इज़ इक्वल्स टू vf माइनस vi अपॉन t। सो a इज़ एक्सेलरेशन, vf इज़ फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, vi इज़ इनिशियल वेलोसिटी एंड t इज़ द टाइम बिटवीन इनिशियल टू फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, जब उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो हमें ये भी पता है बच्चों कि ये जो वेलोसिटी चेंज हुई है, दिस वेलोसिटी has been changed due to some unbalanced force acting on the system or acting on the mass। तो अब इसमें कोई फोर्स लगी है, या यूँ बच्चों कह लें कि कोई अनबैलेंस्ड फोर्स है जिसकी वजह से ये एक्सेलरेशन आया है। सो दैट एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू f अपॉन m। ठीक है, a इज़ इक्वल्स टू f ओवर m, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें बच्चों तो हमारे पास यहाँ पे ये आ जाता है f अपॉन m इस a की जगह, और फिर ये हमारे पास vf माइनस vi अपॉन t। यहाँ से बच्चों m जो है वो इस तरफ मूव कर देते हैं और यहाँ से ये m इससे मल्टीप्लाई होगा, तो mvf माइनस mvi अपॉन t। ठीक है, और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो mvf है दैट इज़ एक्चुअली फाइनल मोमेंटम pf, mvi जो है दैट इज़ इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस मैस अपॉन t, राइट। सो मोमेंटम इज़ एक्चुअली p which is equals to mv. So mvf will be final momentum, mvi will be initial momentum. So mvf
is final momentum at this position B and mvi is initial momentum at this point A. अब जो pf minus pi that is actually change in momentum, so we write this is delta p upon t. तो ये जो है बच्चों हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम जो है यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। और अगर इसको हम इस इक्वेशन को ले लें F इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन टी, सो दैट डिफाइंस फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट। इसको दोनों तरह से जो है हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो चलें इसको यहाँ पे जो है बच्चों मैं लिखता हूँ। सो F इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन टी। यहाँ से बच्चों हमें ये पता चलता है कि दोबारा इसको लिखते हैं, हमारे पास जो F है बच्चों दैट इज़ इक्वल्स टू डेल्टा पी ओवर टी। सो व्हाट इज़ F? दैट इज़ फोर्स and this delta p over t defined as rate of change of momentum. So इसको बच्चों हम ये भी कह सकते हैं rate of change of momentum equals applied force, equals applied force, right? इसको बच्चों दोनों तरह से हम लोग जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक तरफ से बच्चों यूँ कि जब हम किसी मास के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो दैट फोर्स एक्चुअली चेंजेस इट्स मोमेंटम, राइट। जैसे इस मास के ऊपर ये हमने एक मास m लिया, हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की और अनबैलेंस्ड फोर्स होगी डेफिनेटली जो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, क्योंकि बच्चों अनबैलेंस्ड फोर्स होती है जिससे एक्सेलरेशन पैदा होता है। हमेशा बैलेंस्ड फोर्स से तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं होगा। तो इस मास के ऊपर हम अनबैलेंस्ड फोर्स या एक फोर्स अप्लाई करेंगे, उस फोर्स की वजह से ये मास जो है वो मूव करेगा और इसकी इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी चेंज होगी। तो उस फोर्स की वजह से बेसिकली बच्चों इस मास का जो मोमेंटम है वो चेंज हुआ है। तो जितनी फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स ज़्यादा होगी उतनी मोमेंटम में चेंज ज़्यादा होगी, राइट। एक तो ये है। दूसरा बच्चों ये है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, या यूँ कह लें कि अगर किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है तो दैट बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू अप्लाई फोर्स, राइट। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास, किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसका मोमेंटम पी आई से पी एफ हो जाता है, इनिशियल से फाइनल हो जाता है, जब मोमेंटम में जब चेंज आती है तो उस मोमेंटम में चेंज की वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है वो फोर्स अप्लाई कर सकता है किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, राइट। दोनों तरह से हम इसको देख सकते हैं कि फोर्स अप्लाई करेंगे तो मोमेंटम चेंज होगा, एक तरह से ये भी कह सकते हैं। दूसरा जो ये है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज करें या किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हो रहा हो तो दैट ऑब्जेक्ट हैज़ द एबिलिटी टू अप्लाई फोर्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट्स। अब इसकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास है बॉल एंड वॉल एग्जांपल, राइट। ये पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं एक टॉपिक में। ये है जो हमारे पास बॉल एंड वॉल एग्जांपल, ठीक है। इसमें जो हम ये कहते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास एक बॉल है और उसको हम एक वॉल के साथ हिट करते हैं। ये बॉल है बच्चों, ये बॉल जाएगी, इसको हमने फेंका और ये एक वॉल है तो इस वॉल के साथ ये बॉल हिट करेगी। जब ये बॉल इस वॉल के साथ हिट करेगी तो वापस आएगी। अब इसको बच्चों आप लोग देखें कि इस बॉल का जो मोमेंटम है वो चेंज होगा, राइट। जब हमने इस बॉल को फेंका तो ये बॉल जो जा रहा है v वेलोसिटी के साथ ऑन द राइट, तो v वेलोसिटी के साथ ये बॉल जाएगा। लेकिन बच्चों आप एट द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट जब ये बॉल जो है वो दीवार के साथ हिट करेगा, एट द मोमेंट द बॉल हिट्स द वॉल इट्स वेलोसिटी गोज़ टू ज़ीरो। तो पहले इसकी वेलोसिटी v है लेकिन इम्पैक्ट के टाइम जो इसकी वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है इसकी वो बच्चों v है। तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा, इसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा दैट विल बी m इंटू वी। फर्स्ट कीजिए कि इस बॉल का मोमेंटम, इसका मैस m है तो मोमेंटम mv। फाइनल वेलोसिटी जो है इसकी बच्चों एट द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट जब दीवार के साथ टकराएगा तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो। तो इसका मतलब है बच्चों इसका जो बॉल का फाइनल मोमेंटम होगा दैट मोमेंटम विल बी ज़ीरो। तो देयर इज़ अ बिग चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम जो है वो mv है
जब ये बॉल जा रही है, एट द मोमेंट दिस बॉल हिट्स विद द वॉल, इट्स मोमेंटम गोज टू ज़ीरो। सो इनिशियल मोमेंटम इज़ mv एंड फाइनल मोमेंटम इज़ ज़ीरो। तो यहाँ से अगर इस इक्वेशन से देखें बच्चों, तो इनिशियल इसको लिखते हैं pf माइनस पी आई अपॉन टी, तो फाइनल मोमेंटम इज़ ज़ीरो, इनिशियल मोमेंटम इज़ mv अपॉन टी, सो वी गेट माइनस mv ओवर टी। तो दैट इज़ माइनस mv ओवर टी। ये बच्चों क्या होगा, माइनस mv ओवर टी विल बी द फोर्स, राइट। अब जब ये बॉल जो है दीवार के साथ जाके हिट करेगी तो इसके मोमेंटम में चेंज आएगी, टाइम बहुत स्मॉल होगा, इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, एक सेकेंड या उससे हाफ या क्वार्टर सेकेंड या मतलब हाफ सेकेंड, इस इतने कम टाइम में ये बॉल उस दीवार के साथ हिट करेगी। तो इतने थोड़े से टाइम में ये जो फोर्स प्रोड्यूस होगी, ये फोर्स लगेगी, बॉल के ऊपर भी फोर्स लगेगी और बॉल भी फोर्स लगाएगी, एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा। जो दीवार फोर्स लगाएगी बॉल के ऊपर, क्योंकि दीवार पर स्ट्राइक होने की वजह से बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ है, तो बॉल का मोमेंटम जिस लम्हे चेंज हुआ है उस लम्हे बॉल के ऊपर फोर्स लगी है, और उसी मूवमेंट में बॉल ने भी दीवार के ऊपर फोर्स लगाई है। तो उसमें एक फोर्स नेगेटिव होगी, एक पॉजिटिव होगी, वो तो एक दूसरी बात है। तो बॉल की तरफ से जो फोर्स लगाई जाएगी दैट विल बी mv अपॉन टी। ठीक है बच्चों, सो F इक्वल्स टू mv अपॉन टी, ये बनेगी फोर्स बाय द बॉल ऑन द वॉल। ठीक है बच्चों, अब ये जो बॉल है वो जब दीवार के साथ जाके स्ट्राइक हुई है तो इस बॉल ने जो फोर्स लगाई है दैट फोर्स इज एक्चुअली ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम। हम ये कहते हैं ये बॉल जो है जब दीवार के साथ जाके हिट हुई तो उस मोमेंट पर उस में चेंज इन मोमेंटम आया उस बॉल की, तो बॉल की मोमेंटम में चेंज आने की वजह से उसने एक फोर्स जो है वो लगाई दीवार के ऊपर। पहले दीवार ने फोर्स लगाई इसके ऊपर, बॉल के ऊपर, और फिर एज ए रिएक्शन बॉल ने दीवार के ऊपर फोर्स लगाई। तो इस इम्पैक्ट की जो रीज़न थी बच्चों, ये कह लें कि ये जो फोर्स प्रोड्यूस हुई यहाँ पे बॉल के ऊपर या दीवार के ऊपर, इसकी जो रीज़न है दैट इज़ एक्चुअली द चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स जो है बच्चों दैट इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसमें दोनों चीज़ें आएंगी, चेंज इन मोमेंटम और टी आएगी कि कितने टाइम के अंदर वो मोमेंटम चेंज हुआ है। सो इसको कम्प्लीटली जो है एक्सप्लेन करने के लिए हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है बच्चों, तो जब भी आप याद रखें किसी बॉडी के मोमेंटम में चेंज आती है तो दैट इज़ कैपेबल ऑफ अप्लाइंग सम फोर्स। ठीक है, इम्पैक्ट होगा, वहाँ पे इम्पैक्ट होना ज़रूरी है कि जब इम्पैक्ट होगा या इंटरेक्शन होगा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ और चेंज इन मोमेंटम होगी तो उस केस में फिर फोर्स जो है वो ज़रूर अप्लाई होगी। अब यहाँ पे बच्चों हम कहते हैं कि ये जो F है हमारे पास दैट इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू डेल्टा P ओवर टी। तो ये जो फॉर्म है इसको हम कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, यानी न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स को डिस्कस करता है, अनबैलेंस्ड फोर्स को। तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स या वो जो फोर्स है वो प्रोड्यूस हो सकती है या होती है ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम। अब यहाँ पे बच्चों ये जो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स है, अब हम यहाँ पे एक नया जो है वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, कि ये फोर्स जो है इसका क्या इम्पैक्ट बनेगा, इसको बच्चों फिर हम एक और टर्म से डिफाइन करते हैं। तो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स इज़ डिफाइंड एज इम्पल्स। ये एक न्यू फिज़िकल क्वांटिटी हम यहाँ पे बनाते हैं। तो जिस तरह मोमेंटम बच्चों हमने बनाया था, इसी तरह हम एक और फिज़िकल क्वांटिटी बनाते हैं, उसको हम कहते हैं इम्पल्स, और ये होती है इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। देखिए बच्चों, ये जो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स है ये डिपेंड करता है टाइम पर, और फोर्स कितनी है इस पे डिपेंड करेगा। डेफिनेटली इम्पैक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। नंबर वन इसमें आप कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या है, और दूसरा बच्चों है टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कितनी अप्लाई हुई और किस ड्यूरेशन में अप्लाई हुई, दैट इज़ कॉल्ड इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, और उसको इम्पल्स कहेंगे। अब देखें जो इस इक्वेशन से देखें कि अगर टी जो है जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट है, या वो टाइम जिस दौरान फोर्स लगेगी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, या दो ऑब्जेक्ट जब इंटरेक्ट करते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो यहाँ से बच्चों अगर आप देखें कि टाइम अगर शॉर्ट है, टाइम अगर स्मॉल है, तो फोर्स जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। मींस के चेंज इन मोमेंटम जो है वो जल्दी होगा, उसका टाइम जो है वो थोड़ा होगा, तो उस केस में जो फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगी। और अगर ये बच्चों टाइम जो है ये लार्ज हो, टाइम जो है वो ज़्यादा हो, तो उस केस में जो फोर्स है वो फिर डिक्रीज़ हो जाएगी।
राइट, उसका इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाएगा। तो बहरहाल बच्चों इसको हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे इस टर्म को, दैट इज़ कॉल्ड इम्पल्स। सो इम्पल्स इज़ एक्चुअली फोर्स इनटू टाइम। और ये जो यहाँ पे हम फोर्स लिखेंगे F, तो इस F को बच्चों हम कहेंगे दैट इज़ एवरेज फोर्स। दिस इज़ एक्चुअली एवरेज फोर्स, राइट। तो जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है, अप्लाई होती है, तो उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हम एवरेज फोर्स लेंगे। और T जो है ये वो ड्यूरेशन है जिस ड्यूरेशन में वो फोर्स अप्लाई होती रहती है। अगर बच्चों फ़र्ज़ कीजिए कि एक फ़ोर्स जो है, एवरेज फोर्स जो है वो 10 न्यूटन है, तो एवरेज फोर्स जो है दैट इज़ 10 न्यूटन, और ये फोर्स जो है वो 1 सेकेंड के लिए लगी, तो उसका जो इम्पल्स होगा बच्चों दैट विल बी 10 न्यूटन सेकेंड, राइट। सो 10 न्यूटन सेकेंड विल बी द इम्पल्स ऑफ फोर्स या इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। तो 10 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर 1 सेकेंड, तो इसके लिए वो बनेगा 10 न्यूटन सेकेंड, उसका ये रिज़ल्ट बनेगा। तो यहाँ से बच्चों हम इसमें ये भी कह सकते हैं इस इक्वेशन से कि F मल्टीप्लाइज T, अगर इस T को इस तरफ शिफ्ट करें तो F मल्टीप्लाइज T इक्वल्स डेल्टा P। सो इम्पल्स जो है F इंटू T को अगर हम इम्पल्स कहें, सो दैट इज़ इक्वल्स टू डेल्टा P। सो इम्पल्स इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स बच्चों अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का कैलकुलेट करना हो या किसी ऑब्जेक्ट का जो इम्पैक्ट है उसको कैलकुलेट करना हो, तो उसमें बच्चों हम देखते हैं कि उस इम्पल्स की वजह से किसी बॉडी में कितना चेंज इन मोमेंटम आया, ठीक है। तो इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि इम्पल्स इज़ बेसिकली चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स हम समझते हैं दैट इज़ इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, कि एक फोर्स कितनी ड्यूरेशन के लिए किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करती है। अब उसका क्या रिजल्ट निकलेगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा पी से, विच इज़ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो ये जो याद रखना है इसमें थोड़ा सा कि जो फोर्स है दैट इज़ एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स को कैलकुलेट करना है आपने तो डेल्टा पी अपॉन टी करना है, ठीक है। और इम्पल्स आपने कैलकुलेट करना है तो उसके लिए सिर्फ आपने डेल्टा पी करना है। तो इम्पल्स जो है दैट इज़ F मल्टीप्लाइज T एंड दैट इज़ इक्वल्स टू डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम। ऑलराइट बच्चों, तो इसमें F को भी आपने याद रखना है कि F जो है दैट इज़ एक्चुअली एवरेज फोर्स, ठीक है। तो इस तरह से एवरेज फोर्स जो है इसको लगा के T से मल्टीप्लाई करके इससे इम्पल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। दो तरह से कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि एक तो F इंटू T से भी कर सकते हैं, जिसमें F जो है ये एवरेज फोर्स है और कितने टाइम के लिए लगी, 1 सेकंड, 2 सेकंड या 4 सेकंड, तो इसको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ से इम्पल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं तो बच्चों इसको इम्पल्स को चेंज इन मोमेंटम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई तो उसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ, तो चेंज इन मोमेंटम इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू इम्पल्स, ठीक है बच्चों। इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं और सिंपली इम्पल्स को I को F इंटू टी हम लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो है मोमेंटम से मुतल्लिक, और उसके बाद बच्चों न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, और लास्ट पर एक टर्म हमने डिफाइन की इम्पल्स। आई होप इट इज़ ऑल क्लियर। अगर आप लोगों को फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में लिखें या मुझे सेंड कर दें। ऑलराइट बच्चों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।